राम राम कोडस। आज हम लोग बात करेंगे एक रिलेटिवली इजियर एल्गोरिदम के बारे में, जिसपे क्वेश्चंस थोड़े आसानी आते हैं, पर हाँ क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप गलती ना करो, अच्छे से आइडेंटिफाई करके बहुत ही आराम से सॉल्व करो। इसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्यूरेटेड क्वेश्चन है। अगर आप उसको अटेम्प्ट करके इस वीडियो पे आओगे तो आप इस वीडियो को और अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे, इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है कंसेप्ट। ठीक है, तो विदाउट फर्दर ड्यू चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब स्लाइडिंग विंडो जो टेक्निक होता है वहां पर किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। तो जब भी स्लाइडिंग विंडो का बात होगा ना, तो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत फिक्स होना चाहिए, वो है कि साइज ऑफ विंडो। या तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, या फिर आपको खुद क्वेश्चन से डिराइव हो रहा होगा कि जो विंडो का साइज है वो एकदम फिक्स होने वाला है। जैसे पर्टिकुलरली आप मान सकते हो कि के साइज का विंडो है, ठीक है, वही होगा। और फिर उस विंडो को आपको धीरे धीरे करके स्लाइड करके लेके जाना है। और अगर आप इस तरीके से चलोगे, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो के कंसेप्ट से, तो ये जो आपका ऑपरेशन है, ठीक है, ये जो आपका एल्गोरिदम है वो ऑर्डर ऑफ एन में ऑपरेट होगा। और अगर आप स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल ना करोगे तो ये ऑर्डर ऑफ एन इंटू के का ये ऑपरेशन आप पे चला जाएगा। अब ये हम लोग करेंगे कैसे और किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर से क्लियर होगा। तो आइडेंटिफिकेशन का सबसे मेजर पार्ट यही है कि या तो वो क्वेश्चन में खुद ब खुद आपको बोलेगा कि आउट ऑफ ऑल सब ऑफ साइज के, ऑल सब ऑफ साइज के, इस टाइप से बोलेगा। ऑल सबस्ट्रिंग ऑफ साइज के, इस टाइप से बोलेगा। या फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ होगा, आपको क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये कुछ इस टाइप का विंडो की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको डिराइव करना पड़ेगा। और एक बार जो आपका डिड्यूस हो गया कि ये एक पर्टिकुलर विंडो के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर साइज ऑफ सब एरे या सबस्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद फर्दर स्टेप हम लोग क्या लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फर्दर एक बेस एरे या फिर बेस विंडो के लिए कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट। ठीक है, और फिर उसी रिजल्ट को हम लोग फर्दर जाके ऑप्टिमाइज करेंगे, स्लाइड करेंगे, और जो भी रिजल्ट होगा उसको लेके आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि एक बेस विंडो निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस टाइप का मेरा कुछ एरे है। अब उसमें मुझे कुछ भी ऑपरेशन करना है, फाइंड कह सकते हैं मैक्सिमम ऑफ ऑल विंडोज ऑफ साइज के। ठीक है, हर तीन एलिमेंट में जो भी मैक्सिमम है, ठीक है, तीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 2 3 के बीच में मैक्सिमम क्या है, 3। ठीक है, 2 3 4 के बीच में मैक्सिमम क्या है, 4। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बताना है। ठीक है, तो ये हम लोग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बेस विंडो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बेस विंडो में क्या होगा, जो भी आपको साइज ऑफ विंडो दिया हुआ है उतने के लिए आप प्रोसेस करोगे। और उसके बाद फिर क्या करोगे, आगे बढ़ते हुए आप ये राइट साइड से जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसको अपने विंडो के अंदर डालोगे, और लेफ्ट साइड से जो भी फर्स्ट एलिमेंट था उसको आप इधर से पॉप करोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा डेटा स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो इफ यू वांट टू जंप टू दैट पार्ट, यू कैन फॉलो द टाइम स्टैम्प एंड गो देयर ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत हो गई बात, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है कि एक एरे दिया हुआ साइज एन, हमें मैक्सिमम सम ऑफ के कंसेक्यूटिव एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स या फिर के साइज के सब एरे का जो भी मैक्सिमम सम हो सकता है वो मुझे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विंडो का साइज यहाँ पर कांस्टेंट मुझे पहले से दे दिया गया है। यहाँ पर के इक्वल टू 3 मुझे दे दिया गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रूट फोर्स तरीका, जो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, कि मैं हर एक एलिमेंट पे खड़ा होऊंगा और वहां से के एलिमेंट का सम निकालूंगा। पहले से खड़ा होके के एलिमेंट का सम निकालूंगा, फिर दूसरे पे खड़ा होके के एलिमेंट का सम निकालूंगा, फिर तीसरे पे खड़ा होके के एलिमेंट का सम निकालूंगा। इसी तरीके से ये मैं हर एक एलिमेंट पे खड़ा होके उससे के आगे के एलिमेंट्स का सम निकालूंगा। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एक तो हर एलिमेंट पे मैं जा रहा हूँ, उसके बाद हर एलिमेंट से मैं फर्दर के एलिमेंट्स को सर्च कर रहा हूँ, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस के। ठीक है, पर ये ऑब्वियसली बहुत ही महंगा सौदा है जो हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली एक विंडो क्रिएट करेंगे ऑफ साइज के। तो विंडो क्या हो गया, ये हो गया साइज के, क्या है यहाँ पर 3। ठीक है, तो तीन साइज का हम लोग एक विंडो क्रिएट कर लेते हैं और उसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका सम क्या हो गया इस विंडो का, इस विंडो का सम हो गया 6। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसी विंडो को हम एक एक करके राइट शिफ्ट करते जाएंगे। और राइट शिफ्ट करने में क्या होगा कि जो राइट वाला नेक्स्ट राइट एलिमेंट है उसको हम लोग अपने इस
विंडो के अंदर लेके आएंगे, और जो लेफ्ट मोस्ट नंबर था, जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट था, उसको हम लोग इस विंडो के बाहर फेंकेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पर से, जैसे कि इस विंडो का साइज है मेरा, इस विंडो का सम है मेरा 6। अब फर्दर मैं जब राइट पे जाऊंगा तो मेरे विंडो में ऐड होगा 4, और इस विंडो में से सब्ट्रैक्ट होगा 1। तो इस तरीके से मेरा कुछ आएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा, पहले विंडो का सम था 6, अगले विंडो का सम क्या हो गया, 6 + 4 10, 10 - 1 9। ठीक है, तो अभी का जो मैक्सिमम हो गया वो हो गया 9। अब इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, ये मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फर्दर मैं आगे बढ़ूंगा। अब मेरे नेक्स्ट विंडो में क्या आएगा, 9। ठीक है, अभी का जो विंडो है उसमें जो एलिमेंट्स है उनका समय 9। तो अब मैं क्या करूंगा, 9 + 5। ठीक है, और यहाँ पर से जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट था, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट अभी 2 है, तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इसको आप करने का क्या तरीका कर सकते हो, जैसे कि अगर मान लो ये आपका आई पॉइंटर है, ठीक है, ये आपका आई पॉइंटर है, तो आप क्या कर रहे हो, अभी करेंटली आपका जो भी विंडो है उसका आपने सम कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो करंट प्लस नम्स ऑफ आई, ठीक है, ये करेंटली आपने इसका सम ऐड कर लिया, और फिर आपको सम सब्ट्रैक्ट क्या करना है, तो ये आप कैसे निकालोगे, तो वो आप निकालने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो आप दो पॉइंटर रख सकते हो, या फिर सीधा सीधा आप ये भी कर सकते हो, नम्स ऑफ आई माइनस, सॉरी, या आई माइनस के। ठीक है, तो आई माइनस के क्या हो जाएगा, जैसे कि इस आई का वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4, 4, और 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो सीधा सीधा ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से इस विंडो में क्या हो गया, कि इस विंडो के बाद जब हम लोग नेक्स्ट विंडो पे गए, तो ये आ गया 9 + 4 5 - 2। ठीक है, तो ये हो गया 14 - 2 12। ठीक है, और फिर हम और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरे विंडो में ये 4 ऐड हो जाएगा, और ये 3 पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फर्दर हम लोग करते चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 5, सॉरी, पहले से मेरे विंडो का सम क्या था, 12। अभी और क्या ऐड हुआ, 4, और सब्ट्रैक्ट क्या हुआ, 3। तो इसका सम क्या हो गया, 13। ठीक है, एंड दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। और फर्दर आप और आगे जाओगे तो यहाँ पर से इसका सम डिक्रीज ही होने वाला है, बढ़ेगा तो नहीं। ठीक है, आप हालांकि पूरा इस लूप को चला के देख लेना, रिजल्ट इससे मतलब बेहतर तो नहीं हो सकता। तो ये एक छोटा सा तरीका था डेमोन्स्ट्रेशन, किस तरीके से आप स्लाइडिंग विंडो को लेके चलोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बेस विंडो कैलकुलेट करना है, एक बेस विंडो ऑफ साइज के कैलकुलेट करना है, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, कि ith एलिमेंट को और ऐड करना है, और i - kth जो एलिमेंट है, ठीक है, i - kth एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते चलेंगे, हमारा विंडो एक के बाद एक स्लाइड करते चलेगा। ये अप्रोच आपको बहुत ही आराम से, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमने स्लाइडिंग विंडो वाला कंसेप्ट सीखा ना, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे थे, कि एक स्लाइड करके जा रहे थे, जो पीछे से एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे थे और आगे से एक एलिमेंट को निकाल रहे थे। तो इस तरीके का एक डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, जिसके बारे में हमने प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में डिस्कस किया था। आप वहां पर से वीडियो नंबर 18 फॉलो कर सकते हो, या फिर वीडियो को मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उधर से उन सारे वीडियो को देख लेना, उन सभी क्वेश्चन को देख लेना। वहां पर इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको उस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास कुछ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है, उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, वही मैं स्लाइडिंग विंडो ही करना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसमें 3 साइज का एक स्लाइडिंग विंडो लेके चलना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक डी क्यू ले लूंगा। अब डी क्यू के साथ क्या होगा, कि सबसे पहले तो मैंने डी क्यू में, जैसे वेक्टर में हम लोग करते थे, पुश बैक पुश बैक पुश बैक कर लेंगे 3 एलिमेंट्स। ठीक है, 1 2 3 आ गया मेरे पास। अब ये डबल एंडेड क्यू होता है। ठीक है, डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या हो गया, कि आप यहाँ पर फर्स्ट से भी एलिमेंट पुश कर सकते हो, मतलब इंसर्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, लास्ट से भी इंसर्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, और कहीं पर भी आप जो एलिमेंट को एक्सेस करते हो, वो जैसे आप एरे में एक्सेस करते थे, बिल्कुल उस तरीके से आप इसमें भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे वेक्टर में आप कैसे कर सकते थे, एक इंडेक्स आप डाल दिए, ठीक है, आपको मान लो कि इंडेक्स 7 के एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, तो सीधा सीधा आप क्या करते थे, एरे ऑफ 7 आप इस तरीके से डालते थे, बिल्कुल उस तरीके से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर से एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर एलिमेंट इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, अदर देन स्टार्ट और एंड, तो आपको ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वेक्टर में और एरे में भी आपको लगता है। पर अगर आपको फर्स्ट या लास्ट पे आपको एरे में एलिमेंट, सॉरी,
क्यू डी क्यू में एलिमेंट आपको इंसर्ट करने हैं या रिमूव करने हैं, तो उसके लिए आपको लगेगा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं फर्दर, मेरे को ये एलिमेंट को इंसर्ट करना है मेरे डी क्यू में, तो मैं क्या करूंगा, पुश बैक 4। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, पॉप फ्रंट 1। ठीक है, तो पॉप फ्रंट 1 हो गया, मतलब 1 यहाँ से मेरा निकल चुका है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से फर्दर 5 को मैं इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पुश बैक 5, और पॉप फ्रंट यहाँ से सीधा सीधा मैं कर दूंगा, तो फ्रंट का जो भी एलिमेंट है वो मेरा यहाँ से निकल जाएगा। इस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, इस एचटीएल के बारे में ज्यादा जानकारी अगर आपको लेना है, तो मैं एक जीएफजी का आर्टिकल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप उस आर्टिकल को फॉलो अप कर लेना। उधर से आपको उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मिल जाएगी। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए अगेन मैंने बता ही दिया कि आप पीपीएस में फॉलो कर सकते हो, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आज का क्वेश्चन जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस क्वेश्चन को जाके अच्छे से सॉल्व करके आओ। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो में कि कैसे उसका अप्रोच हो। तो मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर कहीं पर भी विंडो का बात नहीं किया गया, वो फिक्स साइज के बारे में बात नहीं किया गया, पर ये क्वेश्चन जो है वो स्लाइडिंग विंडो का है। कैसे, चलिए डिड्यूस करते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग S1 दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग S2 दिया हुआ है। आपको बताना है कि स्ट्रिंग S1 के अंदर जो भी कैरेक्टर जितनी भी बार आ रहे हैं, वो कोई इसका कोई भी एक सबस्ट्रिंग, ठीक है, कोई भी आप इसका एक सबस्ट्रिंग निकालो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही कैरेक्टर्स होनी चाहिए जो इसमें है, और उतनी ही बार होनी चाहिए जितने बार इसमें है। तो ये आपको बताना है। तो एक चीज आपको बहुत ही कॉमन सेंस सा हिट करना चाहिए कि अगर मैं इसका लेंथ 4 है, मैं 5 लेंथ के सबस्ट्रिंग को चेक करूंगा, तो उसमें कभी भी इससे ज्यादा ही कैरेक्टर्स होंगे, और डिफर भी कर सकते हैं, पर कैरेक्टर्स तो उससे ज्यादा ही होंगे। अगर मैं 3 लेंथ के या फिर 2 लेंथ के या फिर 1 लेंथ के सबस्ट्रिंग को मैं जनरेट करूं, तो उसमें हमेशा ही इससे कम कैरेक्टर्स होंगे। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा बात हो गया। तो अगर मुझे चेक करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लेंथ के इक्वल वाले सबस्ट्रिंग को ही चेक करूंगा। अब इसके लिए भी अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं कि मैं रैंडम 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 इसके कोई भी सबस्ट्रिंग को जनरेट करूं, पर रैंडम रैंडम में सबस्ट्रिंग जनरेट करूं, ये बहुत ही अनइफिशियंट सा बात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक सबस्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ, और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, जैसे स्लाइडिंग विंडो में हम लोग काम करते थे, एक बेस जो कि साइज इसका मान लेते हैं, अगर साइज के है, तो के साइज के विंडो के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस विंडो को एक एक करके राइट शिफ्ट करते चलूंगा। इस विंडो को एक बार मैंने राइट शिफ्ट किया, तो यहाँ पर से ई के बाद जो नेक्स्ट राइट वाला एलिमेंट है वो आ जाएगा, और जो सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट था वो यहाँ से इस विंडो से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग काम करते चलेंगे। अब यहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो एग्जैक्टली आपको S1 के कैरेक्टर्स मिल जाए। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब इन द सेंस कि इसी ऑर्डर में मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। आपको ये सारे कैरेक्टर्स मिलने चाहिए, और जितनी बार उनका फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच करनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करें एक वन गो में, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हैश मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर कंस्ट्रेंट देखोगे यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ इसके लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर को छोड़ के सिंपल सारे कैरेक्टर्स भी आप इस्तेमाल करते, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 256 ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं। 256 कैरेक्टर का आप हैश मैप बना सकते थे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दो हैश मैप बना लेंगे। एक हैश मैप क्या रहेगा, एक मेरा बेस हैश मैप रहेगा, कि हाँ इसके इस हैश मैप के इक्वल मुझे हैश मैप चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि हाँ इसका जो भी सबस्ट्रिंग है उसके अंदर इतने ही कैरेक्टर्स है जितने इसमें है, और इतनी ही बार है जितने इसमें है। और दूसरा, एक जो स्लाइडिंग मेरा होते रहेगा हैश मैप, एक हो गया मेरा बेस हैश मैप जिसके मुझे इक्वल करना है, और दूसरा हो गया जिसको मुझे इक्वल करना है। तो एक मैं बेस हैश मैप बना लेता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर, और इसमें एक 5 ही कैरेक्टर्स हैं। तो मैं 5 ही कैरेक्टर्स का बना रहा हूँ, पर आप 26 कैरेक्टर का हैश मैप बना लेना सिंपल सा, या फिर 256 का भी बना सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, मैं सबका फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगा, B, C, D। ठीक है, E। यहाँ पर 5 ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, दोनों स्ट्रिंग मिला के। ये S1 का है जिसके मुझे इक्वल करना है, और ये S2 है जिसको मुझे इक्वल करना है। ये क्या हो गया, A B C D E। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि S1 के जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जितनी बार आ रहे हैं, उनका मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूंगा। तो A आ रहा है 2 बार, B आ रहा है 1 बार, C आ रहा है 1 बार, और D और E आ नहीं रहा है, तो 0 0। ठीक है, फर्दर मैं क्या करूंगा, अब इसका मैं के साइज का एक विंडो क्रिएट कर लूंगा, और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जितनी बार आ रहे हैं, उनका मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके इसको लिख देता हूँ, C B A E
देन बी ए बी ए सी डी। तो ये मेरा हो गया स्ट्रिंग। अब यहाँ पर चार साइज में मैं अगर चेक करूं तो कौन कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सी आ रहा है एक बार, बी आ रहा है एक बार, ए आ रहा है एक बार और ई आ रहा है एक बार। क्या ये दोनों हैश मैप आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। इक्वल होने का क्राइटेरिया क्या हुआ कि इसके 26 के 26 कैरेक्टर्स की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो अगर बराबर हो गए तो ये दोनों हैश मैप इक्वल हो गए। तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा इक्वल होने का? इसके 26 के 26 कैरेक्टर्स जो है उनके फ्रीक्वेंसी मैच करने चाहिए। तो अभी क्या मैच कर पा रहे हैं? नहीं। यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ए का ही फ्रीक्वेंसी डिफर कर रहा है, देन ई का भी फ्रीक्वेंसी डिफर कर रहा है। तो यहाँ पर ये तो सबस्ट्रिंग नहीं हो सकता। फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक इस विंडो को एक राइट शिफ्ट करेंगे। तो राइट शिफ्ट करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट वाले का एक फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। लेफ्ट वाले का फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा 0। और राइट में जो हमने कैरेक्टर ऐड किया उसका फ्रीक्वेंसी एक हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो 1 से ये हो गया 2। क्या अभी इक्वल है? नहीं। फर्दर हम एक और विंडो को आगे करेंगे। अब जैसे ही हमने इस विंडो को आगे किया तो लेफ्ट वाला जो था हमने उसको ड्रॉप किया, तो बी एक ड्रॉप हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा घट के 1। और यहाँ पर फर्दर हमने एक और ए ऐड किया तो इसका फ्रीक्वेंसी एक फर्दर बढ़ जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी अब हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट विंडो पे हम लोग चलेंगे, ये हो जाएगा ई बी ए बी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट से हमने क्या ड्रॉप किया है, ए को ड्रॉप किया है तो इसका फ्रीक्वेंसी घट के हो जाएगा 1। और राइट से हमने क्या ऐड किया है, बी, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा अगेन 2। फर्दर आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई बी ए बी वाला एरे था, सबस्ट्रिंग था अभी। अभी फर्दर ए ये वाला सबस्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग बी को ड्रॉप करते हैं, सॉरी ई को ड्रॉप करते हैं, तो ई का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर से घट के हो जाएगा 0। और यहाँ पर से फर्दर हमने क्या ऐड किया है, ए, तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ के हो जाएगा 2। अभी भी क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। फर्दर इस विंडो को स्लाइड करते हैं। इस विंडो को जैसे हम लोग फर्दर स्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ये वाला सबस्ट्रिंग। अब इसके लिए हमने क्या ड्रॉप किया, बी ड्रॉप किया, तो बी बी का जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको एक घटा दो। ठीक है। अभी बी का फ्रीक्वेंसी हो गया 1। और फर्दर यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, सी ऐड किया, तो सी का फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा दो। तो अभी अगर अपडेटेड आप फ्रीक्वेंसी देखो तो ये कुछ इस टाइप का फ्रीक्वेंसी इसका दिख रहा है। ए का फ्रीक्वेंसी है 2, बी का फ्रीक्वेंसी है 1 और सी का फ्रीक्वेंसी अगेन 1, डी का फ्रीक्वेंसी 0, ई का फ्रीक्वेंसी 0 और ऊपर में भी 2 1 1 0 0। और बाकी जो भी सारे कैरेक्टर्स नहीं आ रहे हैं वो दोनों में ही 0 0 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके 26 के 26 कैरेक्टर्स की जितने भी फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर रहे हैं। तो ये हो गया एक सिंपल सा स्लाइडिंग विंडो और हैशिंग का एमएलगमेशन, जो कि बहुत सिंपल है। बट अगेन आपको बहुत बार पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अब इसको कोड कैसे करें ये हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। तो अब इसको कोड कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मुझे दो हैश मैप का जरूरत होगा, तो वो दो हैश मैप मैंने इनिशियलाइज कर लिया। एक हैश मैप क्या है, S1 के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कितनी बार अकर करे उनका फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। और दूसरा S2 के सारे सबस्ट्रिंग जिनका लेंथ S1 की इक्वल है उसके जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनके फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा। मुझे S1 हैश मैप जो है उसके इक्वल करना है S2 वाले हैश मैप को, मतलब उसके 26 के 26 कैरेक्टर जो है S2 के वो S1 के इक्वल हो जाए, उतने फ्रीक्वेंसी के हो जाए, तो मैं कह दूंगा कि ये मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फर्दर इस क्वेश्चन पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बेस केस क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग बेस जितना भी मेरा एक मिनिमम साइज ऑफ विंडो है, मेरा साइज ऑफ विंडो है उतने के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद उस विंडो को मैं स्लाइड करते चलूंगा, एक कैरेक्टर को मैं ऐड करूंगा और एक कैरेक्टर को मैं ड्रॉप करूंगा। ये सिंपल मेरा चलने वाला है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बेस विंडो के लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। बेस विंडो भी क्या होने वाला है, S1 के साइज के इक्वल ही होने वाला है। तो जब मैं S1 के लिए मैप को अपडेट करूंगा तभी मैं बेस विंडो जो है मेरा इनिशियल जो स्टार्टिंग विंडो है उसके लिए भी मैं फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देता हूँ। और उसके लिए मैं उसके साथ में दो पॉइंटर लेके चलूंगा। एक पॉइंटर होगा लेफ्ट मोस्ट जिसको मुझे ड्रॉप करना है और एक होगा राइट मोस्ट जिसे मुझे ऐड करना है। और मुझे क्या चेक करना है कि मेरे 26 के 26 कैरेक्टर मैच कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने एक चेक फंक्शन खुद से लिख लिया है, ये कोई अलग से एसटीएल वगैरह नहीं है, मैंने खुद से लिखा हुआ है। ये आप यहाँ पर से देख सकते हो कि ये रिटर्न करेगा कि कितने कैरेक्टर्स मेरे मैच कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हर एक बार मैं क्या करूंगा, एक कैरेक्टर को ऐड करूंगा तो मैं हैश मैप में इस वाले हैश मैप में अपडेट करूंगा, एक कैरेक्टर मैंने ऐड किया और एक कैरेक्टर मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। राइट से ऐड किया, लेफ्ट से ड्रॉप ऑफ किया, तो उसको मैं अपडेट करूंगा मैप 2 को।
और फर्दर फर्दर मैं क्या करूंगा, इससे चेक करूंगा कि ये दोनों मैप क्या आपस में अभी इक्वल हो गए क्या, 26 के 26 कैरेक्टर्स के मैच कर गए क्या। अगर मैच कर गए तो यस, और अगर नहीं मैच किए तो फिर फर्दर आप आगे चेक करते रहो। ठीक है। या फिर ये जो हो गया कि बहुत रिडंडेंट हो गया कि हर बार मैं जाके 26 के 26 कैरेक्टर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मान लो 26 कैरेक्टर, अगर मान लो आगे टाइम पे 256 कैरेक्टर होते तो टीएलई का कारण बन सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्लाइडिंग विंडो में मैचिंग का भी चेक करेंगे। वो कैसे होगा, आगे देखते हैं। जो मेन मेरा स्लाइडिंग विंडो का कोड आने वाला है वहां पर से। ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार तो मैंने मैच निकाल लिया कि हाँ, एक बार इनिशियली मेरे कितने कैरेक्टर्स आपस में मैच कर रहे हैं। अब फर्दर मैं क्या करूंगा कि मेरे मैच जो है वो 26 के 26 अगर हो रहा है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। नहीं कर रहा है तो फर्दर मैं ऑपरेशन करूंगा। अब मुझे क्या करना है, राइट मोस्ट कैरेक्टर जो ऐड करना है उसको मैंने निकाल लिया, लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है उसको मैंने निकाल लिया। अब अगर मान लो कि कोई कैरेक्टर है जिसका फ्रीक्वेंसी है 2, और अभी मेरे पास उसका फ्रीक्वेंसी 2 मेंटेन है, तो फर्दर मैं जब उसमें और कैरेक्टर ऐड करूंगा सेम टाइप का, तो उसका तो मैच पहले से जो था वो मैच बिगड़ने वाला है। तो मान लो मेरे पास पहले 25 मैचेस थे, अब मैंने इसमें 2 बार ए चाहिए था, मैंने एक बार और फिर से ए ही ऐड कर दिया। ठीक है, राइट मोस्ट कैरेक्टर क्या है जो ऐड होने वाला है। तो पहले से मेरे पास 2 थे, अभी मैं एक और ऐड करूंगा तो ये मैच जो था वो तो बिगड़ जाएगा, तो आज से मैं क्या कर दूंगा, मैच को रिड्यूस कर दूंगा। और फर्दर एक केस ये भी तो हो सकता है, यहाँ पर मेरे पास 2 ए का रिक्वायरमेंट था, मेरे पास एक ही ए था। मैंने जब ऐड किया यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी, तो मेरा जो ये फ्रीक्वेंसी है बेस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गया। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैच को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो अगर मेरा पहले मान लो मैच 25 हो रहा था, ठीक है, और इसको इंक्रीमेंट करने के बाद मेरा मैच 26 भी हो सकता है। तो ये भी एक केस हो गया। अब दूसरा सेम केस यहाँ पर आ गया सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कि अगर पहले से ही मान लो मेरा फ्रीक्वेंसी सेम था, जैसे कि ए मुझे एक बार चाहिए था और पहले से भी मेरे पास एक ही बार ए था, तो अब तो मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूँ, तो मेरा जो पहले से मैच जितना भी था उससे तो ये रिड्यूस ही होगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर से रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, मेरा मैच रिड्यूस हो गया। और एक केस मान लो कि इस टाइप का था कि पहले मेरे पास 0 ए चाहिए था, अभी मेरे पास 1 ए है। ठीक है, तो आफ्टर रिडक्शन इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा, तो आफ्टर रिडक्शन भी मैं एक बार चेक कर लूंगा कि लेफ्ट मोस्ट फ्रीक्वेंसी को जो मैंने ड्रॉप किया, क्या ड्रॉप करने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गया क्या। ठीक है, सॉरी, मतलब जो भी मेरा बेस फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल हो गया क्या, अगर हो गया तो फिर मैं मैचेस को प्लस प्लस कर दूंगा, और फिर दोनों में ही मैं विंडो को आगे बढ़ा दूंगा। तो ये सिंपल सा चीज हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस कैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।